नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारीपुर में स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, और जो भी क्वेश्चंस मैं लेकर के आपके सामने आऊँगा इस टेस्ट सीरीज में वो चैप्टर वाइज होंगे और क्या होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आपका शैक्षिक मनोविज्ञान, अर्थ, क्षेत्र एवं कार्य। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन मैंने वही क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है जिसके आधार पे, जिसको हम एक्सप्लेन करके हम सारे इस टॉपिक को कवर कर सकें, वैसे ही क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चंस क्या है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में क्या है कि जो कह सकते हैं कि जो विषय होता है जिसके बारे में अध्ययन करते हैं वो क्या होता है, समय समय पर बदलते रहता है, चेंज होते रहता है। सबसे पहले तो आप देखिए कि मनोविज्ञान, यहाँ एक नया शब्द आपको देखने को मिल रहा होगा। तो मनोविज्ञान शब्द जो आया वो फर्स्ट टाइम कब आया? तो मनोविज्ञान शब्द सबसे पहले 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोएकल द्वारा दिया गया। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी साइकोलॉजिया, जिसमें उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था मनोविज्ञान का 1590 में। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कि साइकोलॉजी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द से, और जो इसका मतलब होता है वो होता है साइकी प्लस लोगस, जो जहाँ पे साइकी का मतलब होता है विज्ञान, अध्ययन, और लोगस का मतलब होता है सोल। आपका साइकी का मतलब होता है सोल, और लोगस का क्या मतलब होता है, वो होता है अध्ययन या विज्ञान। इस तरह से क्या हुआ, साइको लोगस से बना हुआ साइकोलॉजी शब्द का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा विज्ञान जो आत्मा की अध्ययन करता है। ठीक है, आत्मा से संबंधित विज्ञान है। और मनोविज्ञान का जो जनक है वो कौन है, तो ये आपको याद रखना है, एरिस्टोटल है, अरस्तु है। एवं जो मनोविज्ञान विषय है वो किस विषय से निकल के बना है, किस विषय से अलग होकर के बना, तो कह सकते हैं वो विषय है दर्शन शास्त्र, जहाँ से मनोविज्ञान एक अलग विषय के रूप में आया। ठीक है, चलिए तो ये देखते हैं यहाँ पे कि वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय क्या है। तो समय समय पे क्या है, इसका जो अध्ययन विषय था वो बदलता रहा। सबसे पहले क्या था, जैसा कि मैंने अभी डेफिनेशन बताया, शाब्दिक अर्थ बताया, उस आधार पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या था। सबसे पहले था इसका जो विषय था, जो सबसे पहले इसका विषय था वो क्या था, सबसे पहला में वो था आपका आत्मा। ठीक है, सबसे पहले क्या था, आत्मा था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ दूसरे नंबर पे आया विषय जो था वो चेंज हुआ, और वो क्या बना, वो बना चेतना। ठीक है, वो बना चेतना। कब? जब विल्हेल्म वुंट ने अपने जो अध्ययन करना शुरू किया, कह सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल अध्ययन शुरू किया, एक लेबोरेटरी को डेवलप किया। कब? 1879 में। और तब से क्या हुआ, ये एक कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट बना। ठीक है, और वो जो अध्ययन की विषय वस्तु को प्रस्तावित किए वो क्या थी, चेतना थी। और उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद हुआ आपका जो अभी के समय में, वर्तमान समय में है, वो कौन सा है, वो है आपका मानव व्यवहार। ठीक है, और मानव व्यवहार की अध्ययन के लिए जो कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बोला कि मानव जो व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाना चाहिए, उसमें बहुत सारे जो मॉडर्न डे के साइकोलॉजिस्ट थे उनका नाम आता है, जिसमें आपके वॉटसन का नाम आता है। उसके बाद विलियम जेम्स हैं, उनका नाम आता है। ठीक है, तो ये लोग हैं जो मानते हैं कि मनोविज्ञान का वर्तमान समय में जो अध्ययन विषय है, अध्ययन क्षेत्र है, वो क्या है, मानव व्यवहार है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान समय की बातें हो रही हैं तो ये आपका ये तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है।
ठीक है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। आत्मा के विज्ञान के रूप में, तर्क के विज्ञान के रूप में, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में, चेतना के विज्ञान के रूप में। तो देखिए, चेतना और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में साइकोलॉजी रही है और अध्ययन क्षेत्र चेतना भी रही है, मस्तिष्क भी रही है और आत्मा भी रही है। क्या नहीं है वो है तर्क के विज्ञान के रूप में, कि मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये तर्क के विज्ञान के रूप में कभी भी इसको मान्यता नहीं मिली, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा केवल 2, ठीक है। तर्क के विज्ञान के रूप में ये कथन सही नहीं है, ठीक है। तो आपका यहां पे सही क्या होगा, आपका सही ये हो जाएगा, ठीक है, तर्क के विज्ञान के रूप में। और आपका क्या है यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, ये 4th नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना सिखाता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन की विधियों से परिचित कराता है और शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है। तो देखिए, पहला सही नहीं है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नहीं शब्द आया है और इस पे आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो चूंकि निगेटिव है और ऊपर में क्वेश्चन भी निगेटिव पूछ रहा है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 1st नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरी चीज, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना सिखाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में एक शिक्षक को जो विद्यार्थी होते हैं उसकी क्षमताओं का, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी समझ को सबसे बेहतर ढंग से कह सकते हैं कि समझने के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। आप जैसे देखते होंगे कि बहुत सारे शिक्षक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि अगर वो पढ़ा रहे हैं, एक जैसा सबको पढ़ा रहे हैं, तो सारे स्टूडेंट को एक जैसा ही परफॉर्मेंस करना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। तो उसके पीछे क्या कारण होता है, उसके पीछे कारण यही होता है कि हर व्यक्ति में कुछ खास उसकी अपनी गुण होती हैं, कुछ विभिन्नताएं होती हैं और उसी के आधार पे उसका परफॉर्मेंस भी क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, ये सत्य है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को क्या करता है, मापन की विधियों से परिचित कराता है, ये भी सही है, दूसरा भी सही है। अब देखिए, चौथा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है, अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थितियों से, उपर्युक्त सभी। तो देखिए, जो शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है वो अधिगमकर्ता से भी संबंधित है, अधिगम स्थितियों से भी संबंधित है और अधिगम प्रक्रिया से भी संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 4th नंबर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वह वैज्ञानिक है क्योंकि ये क्या करती हैं कि एक ऐसे वातावरण में, और चूंकि शिक्षण की बात हो रही है इसलिए शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का, जितने भी व्यवहार होंगे उसके, ठीक है, वो चाहे वो सोसाइटी में उसके व्यवहार हो, चाहे स्कूल में व्यवहार हो, चाहे घर पे उसके जो बिहेवियर हैं, वो तमाम जो उसके बिहेवियर हैं, व्यवहार है, उसका क्या करता है, वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। इसीलिए ये क्या होगा, इसकी प्रकृति क्या हो जाती है, वैज्ञानिक हो जाती है, ठीक है। केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ये गलत है क्योंकि इसमें
जितने भी शिक्षार्थी हैं, ठीक है, चाहे वो एक शिक्षक ही क्यों ना हो, अगर वो पढ़ाई करते हैं या वो भी कुछ अपने ज्ञान के लिए, कुछ नॉलेज के लिए अगर कुछ पढ़ाई करते हैं तो वो भी इसमें आएंगे। सिर्फ विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ये कहना इसमें क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पे, तो ये भी गलत है। ठीक है, सूचनाओं के आधार पे ही सिर्फ नहीं होता, यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है, नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, ये तीसरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। ठीक है, तो ऐसा किसने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। तो ये आपका स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, जब भी सीखने और सिखाने की बात आएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि कोई लॉजिक नहीं होता, आपको याद करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा रूट लर्निंग यहाँ पे काम आती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। ठीक है, तो जहाँ भी शिक्षण सीखने से संबंधित बात होंगी वो क्या आएगा, आपने लर्निंग की थ्योरी पढ़े हैं और प्रैक्टिस भी करेंगे। अगले सेशन में जब अधिगम की बातें होंगी वहाँ पे आप देखेंगे कि अधिगम में स्किनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, और सीखने सिखाने की बात सबसे ज़्यादा कौन कर रहे हैं, स्किनर करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, सीखने सिखाने से संबंधित अगर कोई भी डेफिनेशन पूछा जाए, ठीक है, जहाँ पे शिक्षण और सीखने से संबंधित बातें आएंगी तो वहाँ पे आप स्किनर को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए कुछ डेफिनेशन की बात हम लोग और कर लेते हैं। अगर एक मान लीजिए मनोविज्ञान को परिभाषित करने के लिए अगर इस तरह का परिभाषा हो तो ये किसका है, उसको आपको याद रखना है। शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति के योग देता है। ठीक है, यह कथन किसका है कि जहाँ पे अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति के में योग देता है, क्या, मनोविज्ञान, किसके, तो वो विद्यार्थी के लिए बात हो रही है। तो ये कौन है, कुप्पुस्वामी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक और डेफिनेशन है उसको भी आप देख लीजिए, याद रखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो ये क्या है, जहां पे मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों को प्रयोग, मतलब मानव जो भी करते हैं, जो भी उसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं, रिएक्शन होती हैं, उनके सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करने की बातें अगर हो रही हैं तो ये कौन है, एलिस क्रो है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए एक डेफिनेशन और आपको याद रखना है, वो क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। ठीक है, क्या बातें हो रही हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत में शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। तो इसकी बातें जब भी होंगी तो ये कौन होंगे, ये स्किनर होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं कुछ डेफिनेशंस। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, इसको भी आपको याद रखना है। क्या है, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर, ठीक है, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। तो ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे क्रो एंड क्रो। ये आपको याद रखना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, क्या है ये फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए हैं, 16 में पूछा गया है, ये 22 में भी पूछा गया है और 14 में भी पूछा गया है। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, किसने कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के विकास के विभिन्न स्तरों पर हमको उसकी योग्यता तथा सीमाओं से परिचित करता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाएं केवल कक्ष परिस्थितियों तक सीमित नहीं है। ठीक है, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका
चूंकि क्या है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाएं केवल कक्षा कक्ष परिस्थितियों तक सीमित नहीं है। मैंने अभी बताया था ना कि जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल तक ही नहीं है या विद्यार्थी जीवन में ही नहीं है, ठीक है। वो क्या है, वो विद्यार्थी जिन परिस्थितियों में पढ़ाई कर रहा है उससे बाहर की, जैसे समाज में, परिवार में, उन सभी जगहों पर क्या है उसका क्षेत्र विस्तृत रूप में से फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाएं केवल कक्षा कक्ष परिस्थितियों तक सीमित नहीं है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, या मनोविज्ञान में कह सकते हैं शिक्षा में मनोविज्ञान को अप्लाई क्यों किया गया है, उसका क्या कारण है या क्या उद्देश्य है, वो आपको यहाँ देखना है। क्या है, शिक्षण विधि में सुधार करना, बालक के सर्वांगीण विकास, बालक के सामाजिक स्तर में सुधार, शिक्षण सामग्री में सुधार। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि बालक के क्या है शिक्षण विधि में सुधार करना। सिर्फ शिक्षण विधि में सुधार करना ये शैक्षिक मनोविज्ञान का उद्देश्य नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बालक के सामाजिक स्तर में सुधार करना, सिर्फ सामाजिक स्तर में भी सुधार करना, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य नहीं है, सिर्फ यही उद्देश्य नहीं है। शैक्षिक सामग्री में सुधार करना, ये भी सही आंसर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, बालक का सर्वांगीण विकास करना, और सर्वांगीण विकास के लिए आपको शिक्षण विधि में भी सुधार करना होगा, उसके सामाजिक स्तर में भी सुधार करना होगा, और शिक्षण सामग्री में भी सुधार करना होगा। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, क्या मुख्य उद्देश्य क्या है, बालक का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। शिक्षार्थी को जानने में सहायक, तो ये भी सही है। शिक्षक को स्वयं को जानने में सहायक, ये भी सही है। शिक्षक जब खुद को जानेंगे, उनकी क्या कैपेबिलिटी है, उनकी क्षमता क्या है, वो किस हद तक बच्चे को समझ सकते हैं, वो मनोविज्ञान की जो सिद्धांत है उसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो ये जानने में भी सहायक है। प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक, ये भी सही है। शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में सहायक, तो ये भी कहीं ना कहीं सही है। सिर्फ और सिर्फ इसकी बातें होंगी व्यावसायिक वृद्धि की तो गलत हो जाएगा, लेकिन शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में सहायता की बात कर रही हैं तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ पे क्या है, आपका फर्स्ट भी सही है, सेकेंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें चारों आ जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका, एक भी सही है, 3, 2, 4 सभी सही है, तो सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। देखिए शिक्षा पहले क्या थी, शिक्षा पहले शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी, ठीक है। जहाँ पे शिक्षक आते थे, वो अपना जो भी ज्ञान होता था उसको प्रेषित करते थे, उसको ट्रांसमिट करते थे, और फिर वो चले जाते थे। मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से या तो कहानी के माध्यम से या फिर लेक्चर के माध्यम से आपको क्या किया जाता था, आपको इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, मनोविज्ञान की जब से कह सकते हैं हस्तक्षेप हुआ है शिक्षा में, तब से क्या हुआ है, शिक्षा जो है वो क्या बन गया है, वो बन गया है बाल केंद्रित, ठीक है। जहाँ पे शिक्षार्थी की सारी नीड को, शिक्षार्थी की क्या क्षमता है उसको क्या किया जा रहा है, ध्यान में रख कर के ही उनको शिक्षा दी जा रही है, ठीक है। तो क्या हो गया है, या तो छात्र केंद्रित कह लीजिए, बाल केंद्रित कह लीजिए, या फिर विद्यार्थी केंद्रित कह लीजिए, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षा में प्रेरणा युक्त वातावरण बनाने हेतु अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, अगर कह सकते हैं कि अध्ययन के लिए बेहतर अगर, या फिर कह सकते हैं कि मोटिवेशनल अगर इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है तो एक टीचर को क्या करनी चाहिए, कक्षा में प्रथम आने वाले बालक को कमजोर बालकों की सहायता करने के अवसर देना चाहिए। ये ऑप्शन आपको हो सकता है कि सही लगे, आजकल टीचर ऐसा करते भी हैं, लेकिन पेडागोजी के अकॉर्डिंग ये आपको नहीं करना होता है। इससे क्या होता है कि जो कमज़ोर बालक होते हैं उनको क्या लगता है कि एक ही क्लास के 2 बालक हैं, मान लीजिए एक बहुत तेज है पढ़ने में, वो हमेशा अव्वल आता है, और दूसरा क्या होता है वीक है, वो किसी तरह से पास होता है।
तो अगर इस तरह से अगर आप बोलेंगे उसको हेल्प करने के लिए, तो फिर क्या होगा, इन्फीरियरिटी फीलिंग्स आने लगेंगी जो बालक कमज़ोर होते हैं उनमें, ठीक है, उनमें नकारात्मकता की भाव पैदा होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो एक इन्वायरमेंट होता है कक्षा का वो सही नहीं रह पाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, कक्षा में क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, कक्षा में प्रथम आने वाले बालक की प्रशंसा करके कमज़ोर बालकों को और मेहनत करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं है, ठीक है। इससे भी क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, वो फिर कक्षा में आना बंद कर देंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रथम आने वाले बालक की प्रशंसा करेंगे और उसके माध्यम से आप अगर दूसरे बालक को प्रेरित करेंगे तो दूसरे बालक को ऐसा लगेगा कि उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, या फिर वो ये समझेगा कि टीचर हमारी जो भी वीकनेस है, कमजोरी है, या फिर हम क्यों फेल हो रहे हैं, हमारा परफॉर्मेंस क्यों खराब हो रहा है, उस पर शिक्षक का कोई ध्यान नहीं जा रहा है, ऐसा बच्चे को लगने लगेगा। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है, शिक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला क्या है, कमजोर बालकों का ध्यान लक्ष्य की ओर स्पष्ट करना। देखिए ये ऑप्शन सही लग रहा है, तो इसको हम लोग लेके चलते हैं। अगला पढ़ते हैं, कमजोर बालकों की प्रशंसा करने के अवसरों का अधिक से अधिक प्रयोग करना, ठीक है। कमजोर बालकों की प्रशंसा करने के अवसरों का अधिक से अधिक प्रयोग करना। देखिए कमजोर बालकों की प्रशंसा शिक्षक क्लास में बहुत ज़्यादा करते नहीं है, ठीक है, और ऐसा मुमकिन है भी नहीं। कमजोर बालक की आप प्रशंसा कैसे करेंगे, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि अगर कमजोर बालक कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है तो उस कोशिश की आप प्रशंसा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ लिखा मेंशन किया हुआ नहीं है। यहाँ पे क्या है, कमजोर बालकों का ध्यान लक्ष्य की ओर स्पष्ट करना, ठीक है। लक्ष्य की ओर स्पष्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसकी जो वीकनेस है, वो क्यों कमजोर रह जा रहा है क्लास में, आप उसको देखेंगे और उसकी जो प्रॉब्लम है, जो उसका कारण है, उसको रिजॉल्व करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे, और फिर क्या होगा, धीरे धीरे उसका जो लक्ष्य है वो क्लियर होगा और फिर वो क्या करेगा, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, जर्मनी के विल्हेल्म वुंट जाने जाते हैं। देखिए जब भी आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें विल्हेल्म वुंट का नाम आपको हमेशा सुनने को मिलता होगा, ठीक है। विल्हेल्म वुंट कौन थे, विल्हेल्म वुंट एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि साइकोलॉजी को एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बनाए थे, ठीक है। साइकोलॉजी का सबसे पहला जो साइकोलॉजी की जो प्रयोगशाला थी, ठीक है, सबसे पहला प्रयोगशाला इन्होंने ही 1879 में जर्मनी के लिप्जिग में, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। लिप्जिग में क्या किए थे, इन्होंने एक प्रयोगशाला बनाया था, प्रथम प्रयोगशाला, ठीक है। तो इसीलिए विल्हेल्म वुंट को एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर भी कहे जाते हैं, ठीक है, इनको कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन क्या है, जो पहला ऑप्शन है आपका वो सही हो जाएगा। पहली क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए। इन्होंने अध्ययन के लिए जो व्यवहार का अध्ययन कैसे किया जाए उसके लिए इन्होंने कुछ मेथड बताया था, जिसको क्या बोला जाता है, अंतःदर्शन, ठीक है, या इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मेथड इन्होंने दिया था बिहेवियर को रीड करने के लिए, ठीक है। तो विल्हेल्म वुंट जान गए आप, इनको संरचनावाद का फादर भी कहा जाता है, स्ट्रक्चरलिज्म के फादर भी कहे जाते हैं। इन्होंने जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है उनमें क्या है, संरचनावाद है, उनको इन्होंने क्या किया था, प्रतिपादित किया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी ये बुक का नाम है और बुक के नाम आपको कुछ याद रखने होंगे, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट बुक होते हैं उसको आप याद रख लीजिए, 2-3 होंगे, ठीक है, हर यूनिट में 2-3 होंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक के लेखक कौन है, वो हैं आपके एक फंक्शनलिज्म हैं जिनका नाम है विलियम जेम्स
ठीक है, ये क्या है, प्रकार्यवाद से संबंधित है, प्रकार्यवाद से संबंधित है। विलियम जेम्स और इन्होंने ही बुक लिखी थी जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक, चलिए अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है? यह एक नियामक विज्ञान है, यह प्राकृतिक विज्ञान की तरह पूर्ण है, यह विज्ञान का शुद्ध मनोविज्ञान है, यह शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित विज्ञान है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है? तो जाहिर सी बात है, ऑप्शन आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि यह शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित क्या है, एक विज्ञान है। यह आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, विज्ञान जो मनोविज्ञान है वो शुद्ध विज्ञान नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो जहाँ भी शुद्ध मनोविज्ञान की बात होगी वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, रायबर्न एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने शिक्षण के 3 बिंदु को प्रमुख माना है। ठीक है, शिक्षण के, रायबर्न के अनुसार शिक्षण के 3 बिंदु, ठीक है, शिक्षण के 3 बिंदु, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, 3 बिंदु कौन कौन से हैं? एक पहला हो गया आपका, पहला होता है छात्र या फिर बच्चे। ठीक है, दूसरा होता है आपका शिक्षक, और तीसरा है आपका जो पाठ्य वस्तु है या विषय वस्तु। ठीक है, अब इसके बीच संबंध कैसे बनेगा? 3 तरह के संबंध बनते हैं। ठीक है, पहला संबंध इनके बीच, और दूसरा संबंध इनके बीच, बच्चे और शिक्षक के बीच, बच्चे और विषय के बीच। देखिए, बच्चे और शिक्षक के बीच, बच्चे और विषय के बीच, और तीसरा क्या है, शिक्षक और विषय वस्तु के बीच। तो 3 तरह के संबंध आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 तरह के संबंध आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप देख लीजिए कौन सा नहीं है, वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, बच्चे और शिक्षक के संबंध ये है, तो रायबर्न के अनुसार क्या है, ये है, तो ये भी है। शिक्षक और विषय वस्तु के बीच संबंध ये भी है, विषय और बच्चे के बीच संबंध ये भी है। ये आपका बच्चे और समाज की बात ये नहीं करते हैं, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या कुछ क्वेश्चन क्या आ रहा है, सम्मिलित नहीं है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु नहीं है? ठीक है, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ विधि क्या होती है? वस्तुनिष्ठ विधि होती है जहाँ पे आपका मतलब आपका अपना ओपिनियन उसमें ऐड ना हो। ठीक है, आप किसी क्वेश्चनेयर के माध्यम से या क्वेश्चन के माध्यम से आप जब सही और गलत के रूप में आप जब कोई भी अपना कह सकते हैं कि विचार व्यक्त करते हैं, तो वो क्या होता है, वो वस्तुनिष्ठ विधि होती है। ठीक है, जहाँ पे आप का कोई भी अपना सुझाव उसमें नहीं होता। ठीक है, या आप अपने ढंग से वहाँ पे मैनिपुलेट नहीं कर सकते, अपने ढंग से विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वस्तुनिष्ठ विधि की बात हो रही है, तो जो ऑब्जर्वेशनल मेथड होता है वो वस्तुनिष्ठ विधि होता है, जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है वो भी वस्तुनिष्ठ होता है, क्लिनिकल होता है वो भी वस्तुनिष्ठ होता है, जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता है ये दिया किसने है, तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड किसने दिया था, ये दिए थे विल्हेल्म वुंट ने। वुंट ने दिया था। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन जिसमें क्या होता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है उसको आप क्या करते हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, अंदर खुद के अंदर निरीक्षण करना, झांकना, और उसको क्या करना, उसको व्यक्त करना, उसको अभिव्यक्त करना। ठीक है, ये क्या होता है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता है। और ये वस्तुनिष्ठ ना हो करके ये जो आपका मेथड है ये होता है, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव मेथड। ठीक है, सब्जेक्टिव मेथड मतलब आत्मनिष्ठ। ठीक है, ये आत्मनिष्ठ होता है, आत्मनिष्ठ विधि होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विधि नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है, तो वस्तुनिष्ठ विधि आपका ये नहीं है,
ठीक है, आत्मनिरीक्षण ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए, प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। दूसरा क्या है, शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के रूप में लेना चाहिए, नहीं ये भी नहीं होगा, ठीक है। एक शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की जब कोशिश कर रहे हो तब उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ये आपका सही आंसर है, ठीक है। तीसरा आपका क्या है, सही आंसर है। व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। देखिए आज के समय में चूंकि जो शिक्षा है वो क्या है, विद्यार्थी केंद्रित, छात्र केंद्रित हो चुकी है, जहाँ पे क्या है कि अगर छात्र अगर सक्रिय रहेंगे, टीचर के साथ अंतःक्रिया करेंगे तो उनका क्या होगा, अधिगम बेहतर होगा, उनमें ज्ञान का कह सकते हैं अर्जन है वो बेहतर होगा। तो ये भी आपका सही आंसर नहीं है। व्याख्यान पे ध्यान ना दे करके दूसरे जो टीचिंग मेथड है उस पर फोकस करना चाहिए। ये क्या है, जब भी कोई शिक्षार्थी जब विचारों को प्रकट कर रहा है शिक्षक के सामने, तो उस समय उन्हें करेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब शिक्षार्थी पूरी तरह से बोल लें, जो बातें उसको बोलनी है जब उसको वो बोल ले, उसके बाद ही एक शिक्षक को कोशिश करना चाहिए कि उसने क्या गलत बोला, क्या सही बोला, उसको पॉइंट आउट करें और उसको बताएं, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है। देखिए प्रशिक्षण और अभ्यास की बातें होती हैं जब आप पहले क्लासेज जो हुई हैं, जो साइकोलॉजी के स्कूल्स हैं, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म है, आपके बिहेवियरिज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, कॉग्निटिविज्म है, फंक्शनलिज्म है, उनकी जो क्लासेज हुई हैं जब आप उसको देखेंगे वहाँ पे आपको पता चलेगा कि प्रशिक्षण और अभ्यास से संबंधित कौन साइकोलॉजिस्ट हैं जो इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रशिक्षण और अभ्यास को ज़्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। तो जो बिहेवियरिज्म है कि उनके अनुसार कि जो व्यक्ति का व्यवहार होता है उस पर सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ता है, प्रशिक्षण और अभ्यास का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और बिहेवियरिज्म के फादर कौन है, तो बिहेवियरिज्म के फादर हैं जे.बी. वॉटसन, ठीक है, जे.बी. वॉटसन, ठीक है। ये मानते हैं कि जो बालक होते हैं उनमें उनको किसी भी तरह से किसी भी डायरेक्शन में मोड़ा जा सकता है और कुछ भी कार्य करवाया जा सकता है। वो कब, जब उनको बेहतर प्रशिक्षण और उनको बेहतर अभ्यास कराई जाए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है। तो अभी आपने देखा क्या है, व्यवहारवाद से संबंधित कौन से थे, तो व्यवहारवाद से संबंधित थे आपका वॉटसन, व्यवहारवाद से संबंधित है, सही है। जीन पियाजे जो हैं वो संज्ञानात्मक विकास की बातें करते हैं, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था सिद्धांत को प्रतिपादित किया, या फिर जिसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं या विकास का सिद्धांत कहते हैं। जो वर्दाइमर है वो क्या है, वो गेस्टाल्टवादी हैं, जो ये मानते हैं कि आपका जो अधिगम होता है वो पार्ट में ना हो करके एज अ होल होता है, ठीक है, ये मानते हैं वर्दाइमर। जॉन ड्यूबी जो है वो संरचनावाद या किसी भी तरह के स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से संबंधित नहीं है, ठीक है, क्योंकि जॉन ड्यूबी हैं, आप जॉन ड्यूबी कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा डेवी, कहीं कहीं आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा डीवी, और ये क्या है, एक शिक्षाविद है, ये कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है, ठीक है, ये एक शिक्षाविद है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से कौन है जो एक मनोवैज्ञानिक नहीं है, और कुछ ऑप्शन रहेंगे उसमें जॉन डेवी का भी नाम होगा। तो जॉन डेवी जो है वो शिक्षाविद हैं, वो कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको अच्छे से लिख देते हैं।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि है? तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि है वो है अंतःदर्शन विधि। जिसकी बात कौन करते हैं? अंतःदर्शन विधि की बात करते हैं आपके विल्हेल्म वुंट। ठीक है, अंतःदर्शन की बात करते हैं वुंट करते हैं। ठीक है, वुंट करते हैं, और ये किसके अंतर्गत आते हैं? संरचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, विल्हेल्म वुंट बात करते हैं। विल्हेल्म वुंट को आप कैसे जानते हैं, क्यों जानते हैं? तो विल्हेल्म वुंट ने सबसे पहले क्या किया था, इन्होंने एक लैब इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, लैब इस्टेब्लिश कहाँ किए थे? तो जर्मनी के लिप्जिग में किए थे। कब किए थे? 1879 में किए थे। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के फादर भी कहे जाते हैं। और अंतःदर्शन विधि क्या है? जिसमें क्या होता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या अंदर महसूस कर रहे हैं, उसको क्या करते हैं, अपने अंदर झांक करके देखना और उसी को क्या करना, अभिव्यक्त करना। ठीक है, ये होता है अंतःदर्शन विधि। ये एक सब्जेक्टिव मेथड होता है, आत्मनिष्ठ मेथड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो आप देख सकते हैं, जो वॉटसन है वो क्या है? मनोवैज्ञानिक है। जो हॉल है वो भी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, और जो स्किनर है वो भी मनोवैज्ञानिक है। ये क्या है? जॉन डेवी क्या है? ये मनोवैज्ञानिक ना होकर के एक क्या है? ये एक शिक्षाविद है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने, इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है शिक्षा में। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? ये लोकतंत्रात्मक कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट की बात करते हैं, लोकतांत्रिक शिक्षा की बात करते हैं। ये महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में भी क्या था? इनका बहुत अहम योगदान था। ठीक है, महिला शिक्षा में इनका अहम योगदान था। उसके बाद क्या था? ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए इनको भी जाना जाता है। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है? प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है कि आप सभी तरह के बच्चों को एक साथ एक ही जगह पे और एक ही परिस्थिति में क्या करते हैं? आप एजुकेशन देने की बातें करते हैं, कि वकालत करते हैं। कौन? जॉन डेवी। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, कि मनोवैज्ञानिक नहीं है तो ये शिक्षाविद है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ये मनोवैज्ञानिक है, ये भी मनोवैज्ञानिक है, ये भी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा विस्तार शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है, देखिए, विस्तार या प्रसार शिक्षा क्या होता है, थोड़ा सा जान लीजिए। इसका मुख्य उद्देश्य होता है समाज में बदलाव लाना। ठीक है, जो प्रस्ताव शिक्षा होती है उसका क्या है उद्देश्य? तो प्रस्ताव, विस्तार शिक्षा या फिर प्रस्ताव शिक्षा, प्रसार शिक्षा। ठीक है, प्रसार शिक्षा का क्या है उद्देश्य? कि समाज में बदलाव लाना, समाज में बदलाव लाना। जहां तक शिक्षा पहुंच नहीं पाई है, जहां शिक्षा के साधन कम है, वहां तक क्या करना? शिक्षा को पहुंचाना, और खास करके ग्रामीण लोगों के लिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लीजिए, खास करके किसके लिए है? ग्रामीण लोगों के लिए। ठीक है, जो गांव में है, जिनके पास शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। ठीक है, ग्रामीण लोगों के लिए, लोगों के लिए जो नियमित रूप से विद्यालय नहीं जाते, जो नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा पाते, उनके लिए होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है? शिक्षा, विस्तार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? औपचारिक रूप से कक्षा में सूचना प्रसार करना। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? ये सही आंसर नहीं है। ठीक है, लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं में बदलाव लाना। ठीक है, समाज में बदलाव लाना। समाज में बदलाव लाने का मतलब क्या होता है? कि जो भी सामाजिक लोग हैं, जो समाज में रहने वाले लोग हैं, उनकी जो दृष्टिकोण है, उनकी जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो ओपिनियन है, और जो प्रथाएं चली आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कुप्रथाएं हैं,
उनको बदलने के लिए ही क्या होता है, विस्तार शिक्षा दी जाती है लोगों को। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। समाज में बदलाव लाना कहीं ना कहीं दृष्टिकोण और प्रथाओं में बदलाव ला करके ही हो सकता है। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। केवल शहरी लोगों के लिए गलत है। छात्रों की परीक्षा लेना और डिग्री प्रदान करना ये भी गलत है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, लोगों के दृष्टिकोणों और उसकी प्रथाओं में बदलाव लाना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी छात्र केंद्रित विधि नहीं है। ठीक है, दो तरह की विधि होती हैं, एक छात्र केंद्रित विधि होती है और शिक्षक केंद्रित होती है। जहां पे शिक्षक कह सकते हैं कि सक्रिय भूमिका निभाते हैं, वो शिक्षक केंद्रित होती हैं। जैसे व्याख्यान विधि होती है, कहानी कहना ये होती हैं। ये सब क्या होती हैं, जहाँ पे शिक्षक आते हैं और फिर क्या करते हैं, सूचना को प्रसारित करते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होती हैं, शिक्षक केंद्रित होती हैं। लेकिन जो प्रयोजना वर्क होती हैं, ठीक है, जो प्रयोजना है, जैसे आप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जैसे आप समस्या समाधान में आप इन्वॉल्व होते हैं, तो ये सब क्या होता है, ये सब छात्र केंद्रित विधि होती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा कि कौन सी छात्र केंद्रित विधि नहीं है, जो शिक्षक केंद्रित हो जाएगी वो हो जाएगी जो शिक्षक केंद्रित। तो जैसे ये है आपका व्याख्यान विधि, ये क्या है, ये शिक्षक केंद्रित है। ठीक है, यहाँ शिक्षक अहम भूमिका निभाते हैं, ये शिक्षक केंद्रित है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सही आंसर आप देख लिए कौन सा हो गया, व्याख्यान विधि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस विधि में अध्यापक सक्रिय व बालक निष्क्रिय रहता है वो कौन सा है, जिसमें अध्यापक सक्रिय है और बालक निष्क्रिय है। तो प्रश्नोत्तर विधि जो होता है उसमें क्या होते हैं कि दोनों सक्रिय होते हैं। ठीक है, एक प्रश्न पूछता है दूसरा जवाब देता है, फिर स्टूडेंट क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं जो उनको समझ में नहीं आई उससे रिलेटेड। अवलोकन विधि होता है कि अवलोकन विधि में क्या होते हैं कि दोनों एक तरह से कार्य करते हैं और फिर उसका अवलोकन करते हैं। ठीक है, कहानी कथन जो है वो क्या है कि अध्यापक इसमें क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं और जो स्टूडेंट होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं। तो सही आंसर क्या हो गया, कहानी कथन। इसी तरह से इसका अगर ऑप्शन और देखेंगे तो और ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, अभी आपने पहला क्वेश्चन देखा, व्याख्यान विधि। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान में 4 तरह के मापन का प्रयोग किया जाता है। पहला होता है जिसको बोलते हैं नामित मापनी, नॉमिनल स्केल। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं ऑर्डिनल स्केल या फिर जो होता है क्रम सूचक मापनी होता है। तीसरा होता है वो होता है इंटरवल स्केल और चौथा होता है रेशियो। ठीक है, तो चूंकि शिक्षा मनोविज्ञान में बात की जा रही है न्यूनतम प्रयोग की, तो शिक्षा मनोविज्ञान में जो न्यूनतम प्रयोग होती हैं वो किसकी होती हैं, वो होती हैं नॉमिनल स्केल की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, नॉमिनल स्केल की बातें हो जाएगी। नॉमिनल स्केल का प्रयोग क्यों शिक्षा मनोविज्ञान में कम होता है वो समझिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, जो नॉमिनल स्केल होती है, नामिक मापनी होती है, उसमें क्या होता है कि चरों के बीच में कोई भी मूल्य या फिर ये किसी भी प्रकार की रिलेशन या संबंध, ठीक है, कहने का मतलब है कि किसी भी प्रकार की वैल्यू, ठीक है, मूल्य, चरों के बीच में मूल्य एवं संबंध जो होते हैं, जो संबंध होते हैं उसको क्या करता है, को व्यक्त नहीं करता। इसीलिए क्या होता है, नॉमिनल स्केल का बहुत ही लिमिटेड प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपने समझ गया, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉमिनल स्केल, नामिक मापनी। ठीक है, नामिक मापनी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान संबंधित है। बाल मनोविज्ञान किससे संबंधित है, विकासात्मक अवस्था से, सही बात है। बालक की सामाजिक अंतःक्रिया से, ये भी सही है। परिपक्वता एवं आनुवांशिक प्रभाव, ये भी सही है। उपर्युक्त सही, तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सही सभी, क्योंकि इसकी भी बातें होती हैं बाल मनोविज्ञान में। बालक की जो सामाजिक अंतःक्रिया होती हैं, कैसे बालक सामाजिक चीज़ों को सीखता है, उनका सामाजिकरण कैसा होता है, किस तरह से होता है, ये भी क्या होता है बाल मनोविज्ञान में आते हैं। परिपक्वता एवं आनुवांशिकी का जो प्रभाव पड़ता है बालक के व्यवहार पे या उसके जो डेवलपमेंट होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी अध्ययन क्या होता है बाल मनोविज्ञान में होता है।
इस प्रकार से कह सकते हैं कि सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। मनोविज्ञान जब इम्प्लीमेंट किया गया शिक्षा में, तो उससे पहले क्या था? शिक्षा जो था वो शिक्षक केंद्रित हुआ करता था। क्या होता था? शिक्षक केंद्रित हुआ करता था। लेकिन जब से मनोविज्ञान का जब प्रवेश हुआ शिक्षा में, कहने का मतलब है मनोविज्ञान का प्रवेश होने का मतलब है कि मनोवैज्ञानिक जो भी विधियां हैं, मनोवैज्ञानिक जो भी सिद्धांत हैं, उसका प्रयोग करके स्टूडेंट को समझना और स्टूडेंट को क्या करना? शिक्षा देना। तो ये तब पॉसिबल है जब हम उसको बाल केंद्रित बनाएं, जब हम बालक को समझेंगे, बालक को के बिहेवियर को, पैटर्न को समझेंगे, तभी क्या होगा? हम बालक के अनुरूप उसको शिक्षा दे पाएंगे। इसीलिए क्या हुआ कि मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया है? तो उसको हम कह सकते हैं कि ये बाल केंद्रित बना दिया है। ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड बना दिया है। ठीक है, सेंटर्ड बना दिया है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य नहीं है? ठीक है, तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा एक कार्य नहीं है? अनुशासन बनाए रखने में सहयोग, कक्षा कक्ष की समस्याओं का समाधान, आकलन एवं मूल्यांकन में सहयोग। देखिए ये सारे कार्य हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य हैं। अनुशासन को मेंटेन करके रखना, कक्षा कक्ष की जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उसको समझना और उसको रिजॉल्व करना, उसका समाधान करना, असेसमेंट और इवैल्यूएशन में हेल्प करना, ये भी कहीं ना कहीं शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि सारे विकल्प सही हैं और ऊपर में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? निगेटिव में, कि कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य नहीं है, जबकि सारे कार्य हैं। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसका मतलब आपका 4th नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे किससे, जो मनोविज्ञान सब्जेक्ट हैं, क्यों पढ़ाना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए एक शिक्षक के लिए या एक स्टूडेंट के लिए, क्यों जरूरी है, उससे रिलेटेड यहाँ पे आपने देखा है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये सेशन पसंद आया है और पसंद आएगा भी। परीक्षा के अनुसार ये बहुत ही परीक्षा के अकॉर्डिंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगामी जो रीट एग्जाम होने वाली है उसके लिए जितने भी चैप्टर्स होंगे, जो भी एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो आपके सिलेबस हैं, उसको सारे को कवर करेंगे और आपका एक बार फिर से रिवीजन कराएंगे थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा है, पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं दूसरे चैप्टर को लेकर के। दूसरा चैप्टर है चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो उससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। जय हिंद।